हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11वीं के लिए इकोनॉमिक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सत्र 2023-24 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर टोटल हम लोग 40 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे कक्षा 11वीं के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो, शुरुआत में सामान्य निर्देश दिया हुआ है जिसको हम जनरल इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट क्या नोट किया हुआ है कि कुल 40 प्रश्न हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 40 है। ठीक है, 40 है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, सबका क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही देना है। और अगला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक जो प्रश्न है उसके लिए एकक अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि एकक अंक यहाँ से आप उठा सकते हैं हर एक सही जवाब के लिए। अगला पॉइंट क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए। और जितने भी आप सही जवाब देंगे तो आपको उसके जो है अंक आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आप अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत दे देते हैं तो इसके लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब नंबर नहीं कटेंगे आपके अगर गलत उत्तर आप देते हैं तो भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन पर हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि परीक्षा में अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछे तो भी आप उनका सही और सटीक जवाब दे सकें। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सांख्यिकी का कार्य है, यानी कि यहाँ पर जो फंक्शंस होता है स्टैटिस्टिक्स का, वो आपको ध्यान रखना है कि सांख्यिकी का काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आप उसको छांट लीजिए। बाकी यहाँ पर कह रहा है कि सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखें तो आपका जो है ना आंकड़ों का पूर्वानुमान करना, ये सांख्यिकी का काम नहीं होता है। क्योंकि सांख्यिकी का जो काम है वो हम लोग जानते हैं कि सांख्यिकी क्या करता है, आंकड़ों का संकलन करता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके साथ ही क्या है, आंकड़ों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये भी काम होता है सांख्यिकी का। इसके अलावा क्या, यहाँ पर देखो आंकड़ों का विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस ऑफ डेटा। तो ये जो तीनों ऑप्शन हमने बताया, पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, ये सांख्यिकी के कार्य है। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो आंकड़ों का पूर्वानुमान करना या फिर फोरकास्टिंग करना डेटा का, ये सांख्यिकी का काम नहीं होता है। समझ गए होंगे। अगले हम लोग सवाल पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण जो है बिक्री के उद्देश्य से करता है। तो यहाँ पर श्याम क्या है, तो श्याम को हम कैसे समझें, श्याम काम क्या कर रहा है, फर्नीचर से जो है लकड़ी से फर्नीचर तैयार कर रहा है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं उसको एक प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आंकड़ों का संग्रह करने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो जो डेटा को कलेक्ट करता है ना, ऐसे व्यक्ति को हम लोग गणनाकार कहते हैं, यानी कि इन्यूमरेटर कहते हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है और भी ऑप्शंस, हालांकि सी में तो निर्माता लिख दिया है, ऑपरेटर लिख दिया है। तो पहला हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब कि अ पर्सन हु कलेक्ट्स डेटा। तो इसको हम लोग इन्यूमरेटर कहते हैं, जो कि डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना जो है वो किस वर्ष हुई थी, यानी कि इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसस वाज डन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के अंदर में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी ये हुआ था 1951 में। ध्यान रखिएगा 1951 में जो है वो पहली जनगणना हुई थी स्वतंत्र होने के बाद। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो 1872 में भी जो है जनगणना हुआ था देश के अंदर। जब ब्रिटिश काल जो है वो शासन चल रहा था, तो उस समय जो ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड मेयो, तो उसके अधीन ही पहली बार जो है जनगणना करवाई गई थी 1872 में। लेकिन फिर जो है वो 1800 हम लोग 81 की बात कर लेते हैं, जिस समय जो है पहली बार संपूर्ण जनगणना जो है मानी जाती है देश के भीतर। तो इस तरीके से आप ध्यान रख लेना कि 1951 में स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना हुआ था। और भारत के अंदर में ना प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रख लेना। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। ठीक है, चलिए आखिरी जो जनगणना रहा है अभी से पहले का वो कौन सा है, तो 2011 में जो जनगणना हुआ था वो अभी लेटेस्ट आपका जो है जनगणना वर्ष है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 5वां कह रहा है
कि समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों का वर्गीकरण को क्या कहते हैं। देखो समय के अनुसार हम लोग जब किसी भी डेटा को अरेंज करते हैं, यानी कि ग्रुपिंग किया जा रहा है डेटा का ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो हम लोग इसको क्रोनोलॉजिकल कहते हैं, मतलब कि इसको हम कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं, यानी कि क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे समझने के लिए आप मान लीजिए कि हमने 2 फरवरी से कह सकते हैं 2018 में जो है क्लास को शुरुआत किया था, नवयुग इकोनॉमिक्स क्लासेस के नाम से। कब? 2 फरवरी 2018 को। तो एक डेट ये हो गया। दूसरा, जब हमने बुकलेट लिखने का काम शुरू किया था ना, तो वो था 2 जुलाई, है ना, 2 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 2 जुलाई 2018 से हमने बुकलेट का काम शुरू किया था, जिसमें कि हम बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ यानी कि लिख चुके हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो यहाँ पर जो है वो मैंने काम शुरू किया था कब? 2 जुलाई 2018 को। और एक और बात कि 14 जुलाई को जो है ना, 14 जुलाई को मैंने जो वो 2023 में मैंने एक नया बैच शुरू किया था, जो कि सेमेस्टर, यहाँ पर कह सकते हैं नए सेमेस्टर 1 के लिए था, यानी कि जो सेशन में ना 2023 में है, कह लीजिए कि 2023 से 27 वाले में हैं, जो कि 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है सेमेस्टर 1 का हमने शुरुआत किया था कब? 14 जुलाई 2023 को। तो अगर आप इसको हम क्लासीफाई करें, है ना, या फिर इसका ग्रुपिंग करें, तो यहाँ पर जो हम सारा जो डेट देख रहे हैं, ये क्या है? समय के अनुसार, यानी कि हम सजा रहे हैं इस चीज़ों को कि पहले जो है वो क्लास का स्थापना हुआ था 2 फरवरी 2018 को, फिर 2 जुलाई 2018 से हमने बुकलेट लिखना शुरू किया था, फिर 14 जुलाई उसके बाद आ जाता है 14 जुलाई 2023 को मैंने सेमेस्टर 1 की क्लासेज जो है शुरू करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो गया? ये टाइम के बेसिस पर हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं या फिर ग्रुपिंग बना रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा कालानुक्रमिक वर्गीकरण। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, देखो छठा क्या है? कह रहे कि किसी वर्ग का मध्य बिंदु मान ज्ञात करने के लिए जो है सही सूत्र क्या होता है? आपको पता है किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है किसके हेल्प से? तो मध्य बिंदु का देखो सूत्र पहले हम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं मिड वैल्यू, यानी कि m भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो सिंपल आप केवल स्मॉल m से डिनोट भी कर सकते हैं। तो स्मॉल m यहाँ पर हमने लिख दिया। अब लिख रहे हैं लोअर लिमिट, यानी कि L1 प्लस में यहाँ पर हमने कर दिया L2, और दोनों का क्या कर देते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं। चूंकि 2 लिमिट है तो 2 से भाग कर दिए। तो यहाँ पर क्या किया मैंने? उच्च सीमा और यहाँ निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया। तो दोनों को जोड़ करके औसत निकाला है। तो औसत वाला कहाँ है? और देखो बी में है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब ध्यान रखना, मध्य बिंदु निकालने के लिए कई बार पूछा जाता है, तो L1 + L2/2 करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर देखो अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है कि मिड पॉइंट, ठीक है, मिड वैल्यू भी लिखा जा सकता है और मिड पॉइंट भी, ठीक है, दोनों नाम हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ एनी क्लास कैन बी कैलकुलेटेड बाई, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? द एवरेज निकालते हैं हम लोग, ध्यान रखना, रेशियो नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पर रेशियो लिख दिया है, रेशियो नहीं होगा, क्या होगा? एवरेज होगा हायर लिमिट का और लोअर लिमिट का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा L1 + L2/2। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 7 कह रहा है कि प्रास से तात्पर्य है। प्रास का मतलब होता है रेंज। देखो यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है रेंज। तो यहाँ पर रेंज का क्या मतलब होता है बताइए? तो प्रास का मतलब यानी कि रेंज। तो यहाँ पर देखो हमने लिख दिया है रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, रेंज कैसे निकाला जाता है? हम लोग जब दुकान जाते हैं ना, तो दुकानदार, मान लीजिए कपड़े दुकान में पहुंच गए और हमें कपड़ा लेना है, तो दुकानदार पूछता है भैया कितने रेंज में दिखा दें। मतलब कि मान लो कि हमें जीन्स लेनी है, तो जीन्स के लिए हमने बता दिया कि भैया मुझे कम से कम ना 1000 रुपये का जीन्स चाहिए, और मैक्सिमम आप अगर जा सकते हैं तो हमको 5000 रुपये तक का दिखा दीजिएगा। ठीक है, मान लो ये समझने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? एक लोअर जो है लिमिट बता दिया, एक अपर लिमिट बता दिया। तो इसी तरीके से रेंज निकाला जाता है। फॉर्मूला इसका बनता है L - S। L का मतलब यहाँ पर क्या है हम बता देते हैं आपको। L का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, नोट कर लेना। L का अर्थ क्या है यहाँ पर? लार्जेस्ट वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे लार्जेस्ट, यानी कि जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा। ठीक है, सीरीज में दिया हुआ। ठीक है, और यहाँ पर S का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्या है? S का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, फॉर्मूले में क्या यूज किया गया है? L और S को। लेकिन कई बार ना इसको थोड़ा कंफ्यूज किया जा सकता है आपको, कि यहाँ पर कई बार लिखा जाता है रेंज का फॉर्मूला इस प्रकार से। R हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, नहीं तो पूरा लिख देते हैं। रेंज का फॉर्मूला कई बार लिखा जाता है M1 माइनस में क्या? M0। तो घबराना नहीं, ये दोनों चीज़ें सेम टू सेम है। M1 का मतलब यहाँ पर होता है जो मेजर वैल्यू होता है ना, मेजर मतलब बड़ा वैल्यू। ठीक है,
मेजर वैल्यू है और m0 का मतलब होता है माइनर वैल्यू, यानी कि अधिकतम बड़ा वाला वैल्यू और यहाँ पर m0 का मतलब है छोटा वाला वैल्यू। तो उसी प्रकार से लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो इसी प्रकार से रेंज आपका निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के तरीके क्या होते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। यहाँ पर मान लो कि हमें x दिया हुआ है, ठीक है, x कितना है 10 दिया हुआ है, इसी ढंग से 20, 30, 40 और 50, मान लो कि ये कुछ हमें डेटा दिया हुआ है। अब हमें इसका रेंज निकालना है, तो इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो 50 है। तो हम रेंज निकालेंगे कैसे, L माइनस एस करके, L मतलब लार्जेस्ट वैल्यू देखो, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 50, तो यहाँ पर हमने 50 लिख दिया। माइनस में क्या, यहाँ पर देखो S का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 10, तो यहाँ पर आप 10 लिख दीजिए, है ना, मतलब 50 में से 10 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 40, यही आपका रेंज निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ और आपको बताते हैं, कई बार पूछ लेगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लेना। कोफिशिएंट पूरा नहीं लिखाएगा, एक काम कर देते हैं, यहीं पर छोटा कर देते हैं ना, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, देखो जो L माइनस एस है वो तो रहेगा ही L माइनस एस, लेकिन फॉर्मूला नीचे में हो जाता है L प्लस एस। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सा जवाब सही है, अंतर निकाल रहे हैं तो अंतर में चले गए। ठीक है, यहाँ भी अंतर लिखा हुआ है, लेकिन पहले क्या है अधिकतम। ठीक है, पहले अधिकतम फिर न्यूनतम, बिल्कुल पहले अधिकतम यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि यहाँ पर भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डिफरेंस जो है वो बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इन दोनों के बीच के जो है अंतर को हम लोग बोलते हैं रेंज। और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर पूछेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला ऊपर में रहता है और प्लस वाला नीचे में, बाकी है इसी प्रकार का, लेकिन ऊपर में है माइनस, नीचे में प्लस, यानी कि जब भी कोफिशिएंट निकलेगा तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग निकलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 8वां देखो क्या कह रहा है कि वृत्त आरेख है। अच्छा ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर देखो वृत्त आरेख क्या होता है, एक बिंबीय रेखा होता है, यानी कि 1 डायमेंशनल ये चीज़ें बनती है, जिसको हम यूनी डायमेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनी डायमेंशन। यहाँ पर लिखा होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पाई डायग्राम इज होता क्या है, यूनी डायमेंशन डायग्राम होता है, क्योंकि इसमें जो है ना किसी तरह के जो है 2 डायमेंशन हम लोग बात नहीं करते हैं, 3D होता ही नहीं है, तो इस तरीके से यूनी डायमेंशन आप इसको बोलिए। ठीक है, चित्र को, वृत्त वाले चित्र को। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आयत चित्र के माध्यम से, है ना, आयत मतलब हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र के माध्यम से हम किसको कैलकुलेट करते हैं, व्हाट कैन बी फाउंड बाय हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से हम निकालते हैं बहुलक को, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसे निकाला जाता है इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लिया है, अब हम जानते हैं एक्स एक्सिस पर रखते हैं हम क्लास इंटरवल को यानी कि वर्ग अंतराल को, और वाई एक्सिस पर लिखेंगे हम क्या, फ्रीक्वेंसी को यानी कि आवृत्ति को। तो इस ढंग से आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आवृत्ति को देख देख करके और वर्ग को देख देख करके इस प्रकार से आयत चित्र ड्रॉ करना होता है, जिस हिसाब से डेटा आपका बना होता है उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि हमने इस प्रकार से कुछ खींच लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने जो आयत चित्र बनाया है ये, ठीक है, जैसे कि 0 से 10 का मान लो कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कुछ 7 दिखाई दे रहा है, फिर 10 से मान लो कि 20 है तो ये जो है वो 10 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ऐसा कुछ। ठीक है, और इसी तरीके से आप आगे जाते हैं, मान लो 20 से 30 वाले वर्ग में, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको 5 दिखाई दे। तो इस तरीके से बताइए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 10 वाली है ना, तो यहाँ पर आप जो है दोनों कोना इसको पहले बिंदु बिंदु कर दीजिए। इस वाले वर्ग से पहले वाला जो बना हुआ चित्र, इसमें भी आप यहाँ पर पॉइंट कर दीजिए, यहाँ पर पॉइंट कर दीजिए, और करना क्या है, इस वाले पॉइंट को अगले वाले वर्ग से ला करके मिला देना है, और इस वाले कॉर्नर को पकड़ करके यहाँ पर मिला देना है, और जहाँ पर क्रॉस करेगा ना, यही जो है आपको इंडिकेट कर रहा है कि नीचे ही जो है यहाँ पर 10 से 20 के कहीं ना कहीं ये बीच में ही कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी क्या है, मोड है, जिसको हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग रेखा चित्र की मदद से, आयत चित्र की मदद से यानी कि छापते हैं। रेखा चित्र नहीं है, आयत चित्र है। यहाँ पर आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 10वां क्या कह रहा है कि वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि प्रत्येक भाग का अंश होता है। तो प्रत्येक भाग कितने का होगा, हम लोग जानते हैं कि वृत्त का जो एंगल बनता है ना सेंटर पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं केंद्र बिंदु पर, वो बनता है 360 डिग्री का। कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो आप क्या करिए,
360 डिग्री को ना कितने भाग में कह रहा है, 100 बराबर भाग में, तो 100 से इसको भाग कर दो तो ये कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 3.6 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन कहाँ है, पहले में है। ठीक है, पहला जवाब सही हो जाएगा। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या देख लो 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 11 कह रहा है कि दिए गए आंकड़ा से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कैलकुलेट मोड फ्रॉम द गिवन डेटा। तो जो डेटा दिया हुआ रहता है, बहुलक निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पहचान करना होगा कि इन सारे संख्याओं में से सबकी आवृत्ति निकालिए, या फिर वैसे भी आप ऑब्जर्वेशन मेथड से निकाल सकते हैं, जिसको हम निरीक्षण विधि कहते हैं, सॉरी इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। तो इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि से निकालने का तरीका क्या होता है, देख लो सबसे ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। x मान लो कि यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, 6 है, उसके बाद 8 है, फिर मान लो कितना है, 12 है, फिर इसी ढंग से आप निकाल लो 15, फिर कितना 17, फिर इसी ढंग से निकाल लो 19। ठीक है, 19 के बाद कितना है, 23 है, 23 के बाद 26 है, 26 के बाद यहाँ पर 51 है, और आगे फिर 52, 53 जो भी है आप रहने दीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको f लिखना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो ये 6 कितना है, एक बार है, 8 भी एक ही बार है ना, 12 जो है वो केवल 2 बार है। ठीक है, 15 एक बार है, 17 एक बार है, 19 कितने बार है, एक ही बार है, 23 कितने बार है, यहाँ पर देखो 23 जो है वो एक ही बार है ना, 23 भी एक ही बार है, लेकिन 26 एक बार, 2 बार और एक यहाँ पर कहीं था, है ना, एक बार, 2 बार और एक 3 बार है, तो यहाँ पर 3 नोट करो। और इसके बाद 51 भी एक ही बार है, 52 भी एक ही बार, 53 भी एक ही बार। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी आया वो किसका आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 है वो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है, जो किसके सामने है, 26 के सामने, तो बहुलक हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकालना है आपको, समझ गए होंगे। मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा बहुलक होता है। ये इंस्पेक्शन मेथड है, निरीक्षण विधि जिसको कहते हैं, या फिर इसको डिस्क्रीट मेथड भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर चूँकि हमने फ्रीक्वेंसी तैयार कर लिया था। देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा कि चतुर्थक मतलब क्वार्टाइल। ठीक है, कह रहा है कि चतुर्थक वह मान है जो दिए हुए आंकड़ा को बांटती है, यानी कि क्वार्टाइल इज अ मेजर विच डिवाइड्स द डेटा। तो क्वार्टाइल मतलब 4 भागों में बांटता है, ये 4 भागों में। ठीक है, 4 भाग इसके जो है आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हम निकालते कैसे हैं क्वार्टाइल को। तो देखो इसके लिए एक सूत्र होता है जो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, आप यदि Q1 कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है कैसे, सो आप लिखते हैं साइज ऑफ। ठीक है, चूँकि यहाँ पर हम मान लो इंडिविजुअल सीरीज़ का या फिर डिस्क्रीट सीरीज़ का निकालेंगे तो उस टाइम हम लगाते हैं n+1/2 नहीं बल्कि 4 हो जाएगा। ठीक है, 4th। ठीक है, इस प्रकार से 4th आइटम हम लिख देते हैं। ये हो गया Q1 निकालने का। एक हम लोग निकालते हैं Q3 इसी तरीके से, तो यहाँ पर Q3 का भी फॉर्मूला हम लिख देते हैं। मान लो ये हो गया आपका साइज ऑफ, तो 3 से केवल ना इस फॉर्मूले को गुना कर देना होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम करेंगे n+1/4। ठीक है, आइटम। तो इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट इसको करते हैं, किसमें, आपका व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में, इंडिविजुअल सीरीज में और आपको जो है वो डिस्क्रीट सीरीज में। जब Q1 और Q3 निकालते हैं तो इस तरीके से निकलेगा। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज आप लगाते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस सीरीज यानी कि सतत श्रेणी, तो उस समय ये +1 और +1 ये नहीं लगता है, केवल n/4 लगता है उस समय। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन संख्या लेंगे हम लोग 13वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्नलिखित में से माध्यिका की एक कौन सी विशेषता है। तो माध्यिका क्या करती है, यह आंकड़ों को 2 बराबर भाग बांटती। बिल्कुल सही। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियन। तो मीडियन का जो है ना मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये आंकड़ों को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 भागों में बांटने वाले यहाँ पर जो हमारे पास तरीका है या फिर मेथड्स है उसको हम लोग माध्यिका बोल रहे हैं या फिर मीडियन बोल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे 4 से डिवाइड किया गया है, बस वहाँ पर सिर्फ 2 यहाँ पर यूज होगा 4 के जगह पर, तो वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा फिर मीडियन का। समझ गए होंगे, नहीं लिखें। ठीक है, नहीं लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब यहाँ पर जो है वो क्या है आपका क्वेश्चन संख्या 14 कह रहा है कि निम्न दिए गए आंकड़ा से प्रास की गणना कीजिए। प्रास मतलब रेंज होता है, क्या होता है, प्रास का अर्थ होता है रेंज। कह रहा है कि कैलकुलेट रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा। तो हमने आपको बता दिया था रेंज निकालने का फॉर्मूला, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो रेंज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, L माइनस एस लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए L का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू कितना है, इसमें देखो 150 है, तो आप यहाँ पर 150 कर दो, और S का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो सबसे छोटा वैल्यू कितना है 20 है, तो आप यहाँ पर 20 कर दो। कितना निकल गया ये 130, यानी कि 130 आपका सही जवाब हो जाएगा। दिया है कि नहीं, हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन संख्या 15 देख लीजिए, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन वितरण की असमानता की माप करता है। देखो यहाँ पर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इन इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो देश के अंदर में या फिर समाज के भीतर जो असमानता होती है आय और संपत्ति को लेकर के, उसको मापने के लिए जो है ना लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। किस वक्र का, लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान एक चीज़ रखना होगा, इस वक्र को जो है ना विकसित किसने किया था, तो उनका नाम पूछ लेता है कई बार, तो ध्यान रख लेना, नाम है उनका मैक्स ओ लॉरेंज। नाम क्या है उनका, मैक्स ओ लॉरेंज। और उन्होंने विकसित कब किया था, तो विकसित किया था यानी कि डेवलप किया था, इसको कह सकते हैं 1905 में। कब किया था, 1905 में, हमने यहाँ पर नोट कर दिया है 1905। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, 1905 में विकसित किया था, जो कि आय और संपत्ति के बीच असमानता की बात करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 16 कह रहा है कि दिए गए आंकड़ा से मानक विचलन, है ना, क्या कह रहा है, मानक विचलन की गणना कीजिए, यानी कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो जो डेटा दिया हुआ है वो हमारा है 4, 5, 6, 7, 8। इसका जो है ना आप निकालोगे कैसे, तो इसके लिए हम एक चीज़ बताते हैं, यहाँ तो स्पेस लेगा नहीं, तो काम करते हैं, रुकिए। डेटा कितना है, 4, 5, 6, 7, 8 ना, 4 से है 8 तक, रुकिए यहाँ पर कर देते हैं। मान लीजिए कि x हमें दिया हुआ है 4, हमें दिया हुआ है कितना 5, इसी ढंग से 6, फिर क्या है 7 और 8, 5 हो गया ना। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे इसका। तो सिग्मा x करना होगा हमें, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करने के लिए माध्य निकालते हैं ऐसे, है ना। तो सबको जोड़िए, तो यहाँ पर 4 और 5 कितना हो जा रहा है 9, 9 और 6 हो गया 15, और इधर भी हो जा रहा है 15, यानी कि 30 हो गया टोटल, है ना। तो सिग्मा x आप बोल सकते हो कितना हो गया 30। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य का मतलब क्या होता है, मीन। मीन को कैसे इंडिकेट करते हैं, x बार से इंडिकेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिग्मा x डिवाइडेड बाई हो जाता है n, यही तो फॉर्मूला है। और सिग्मा x का मतलब है 30, तो 30 लिख दीजिए, और यहाँ पर n का मतलब काउंट करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ ये सब जो ऑब्जर्वेशन सब कितने दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से 5 से भाग कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 6, यानी कि x बार आपका कितना आ गया 6। अब उसी बेस पर हम यहाँ पर जो है आगे कैलकुलेट करेंगे और निकालेंगे क्या, dx। और dx निकालने का जो है ना फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो होता है x माइनस एक्स बार। x बार का मतलब देखो यहाँ पर 6 जो निकला हुआ था, इसी को बोल रहे हैं x बार, यानी कि मीन। ठीक है, और x का मतलब ये सब सारा, तो 4 में से घटाओ 6, जो कि पहले क्या है x, फिर है x बार, तो 4 कितना है यहाँ, सॉरी 4 यहाँ पर क्या है x, तो 4 में से 6 घटाओ तो बचेगा माइनस में आपका 2, फिर 5 में से 6 घटाओ तो बचेगा माइनस में 1, 6 में से 6 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो प्लस में 1 बचेगा, और 8 में से 6 करेंगे तो प्लस में आपका 2 बचेगा। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, ये जो dx आपने निकाला ना, इसका ही क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, जिसको हम लिखेंगे dx स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए, तो 2 यहाँ पर है, माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 ही रहेगा, 0 तो 0 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, और फिर 2 का हो जाएगा स्क्वायर 4। तो इस ढंग से हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो है ना इसका सम निकालना है, तो लिखेंगे सिग्मा dx स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख दिए, सिग्मा dx स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, और इधर भी हो जाएगा 5, यानी कि ये टोटल हो गया 10। ठीक है, अब यहीं पर रुक जाइए। अब आगे हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग,
यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का सूत्र, और लिखने का तरीका इसको ये से होता है। ये छोटी सिग्मा है जो हम ऐसे लिख रहे हैं, ये छोटी सिग्मा कहलाता है। एक्स का ही निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन नोट करने का तरीका ये होता है। अब ये होता है रूट मीन स्क्वायर, इसीलिए ना बोलते हैं इसको रूट मीन स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर रूट लगता है देखो, और मीन निकाल रहे हैं यानी कि एवरेज किस प्रकार से, तो लिखेंगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होता है फॉर्मूला एन हो जाता है फॉर्मूले में। ठीक है, ये हमने काम कर लिया। अब हमें क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रूट पहले जो हो डाल दीजिए, और चूँकि सिग्मा डी एक्स स्क्वायर कितना था 10, तो यहाँ पे लिख दो 10, और एन कितना था 5 था ना। चलिए, तो यहाँ पर रूट में कितना जाएगा 2। अच्छा, 2 का रूट तो निकालना बहुत आसान है, आप नहीं कैलकुलेट कर पाते हो तो कमेंट बताना। ठीक है, चूँकि इसका आ जाएगा 1.414। ठीक है, इसका रूट निकाल लेना। अगर नहीं निकालना आता है तो आप लोग वीडियो पर कमेंट करना, हम रूट निकालने के लिए भी आपको बता देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा रह गया है देख लेते हैं। अच्छा, इसका सही जवाब तो आपको मिल गया है 1.414, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या आपका 17, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कोरिलेशन कोफिशिएंट का बात पूछा हुआ है। कह रहा है क्या, देखो ध्यान से, कह रहा है कि निम्न चित्र दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है। ये तो बहुत आसान हो गया। कह रहा है कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज विच टाइप ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो चरों के बीच का चूंकि ये सहसंबंध है, देखो एक चर हमारा इधर है x और इधर दूसरा एक चर है y, तो इस प्रकार से दो चरों के बीच में जो सहसंबंध होता है वो यहाँ पर ऊपर जाते हुए दिखा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव है। लेकिन इसका जो है ना एक बात क्या है कि ये x और y दोनों के बीच में एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, और ये बिल्कुल जो है ना ऐसे जा रहा है 45 डिग्री से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको कितना, हम लोग इसको कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसका जो नॉमरिकल वैल्यू होता है वो होता है +1। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। लेकिन कोई मान लीजिए कि यहाँ पर एक चित्र ऐसा बना हुआ मिल जाए, अगर इसके जस्ट उल्टा भी डाल सकता है, तो यहाँ पर अगर जो है वो इस प्रकार से आ जाए बिल्कुल सीधी रेखा होते हुए डाउनवर्ड, तो यहाँ पर आप इसको कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जिसका वैल्यू होता है क्या -1, और इसका वैल्यू क्या होता है +1। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह का सहसंबंध अगर रहता है ऊपर जाते हुए इस प्रकार से, तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, यानी कि परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसका नॉमरिकल वैल्यू मैंने कहा कितना होता है +1 होता है। चलिए आगे जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन संख्या हम लेते हैं 18। क्वेश्चन संख्या 18 में क्या कह रहा है कि पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है, यानी कि द वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन कितना होता है भाई, तो +1 से -1 के बीच में लाइज करता है। हम लोग इस बात को जानते हैं, ये कार्ल पियर्सन ने ही विकसित किया हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने जो है अपना पूरा जो है वो दिमाग लगा दिया भैया कि दो चरों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध तो होते ही हैं, और उसे हम सांख्यिकीय रूप में बता सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने ना एक सूत्र भी दिया था, विकसित किया था। वैसे तो इनके बहुत सारे अन्य सूत्र हैं अल्टरनेटिवली, लेकिन एक सूत्र मुझे याद है सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy। ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है √, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए। समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 19 क्या कह रहा है, कीमत सूचकांक क्या मापता है, यानी कि व्हाट डज प्राइस इंडेक्स मेजर्स। प्राइस इंडेक्स जो हो क्या मापता है, कीमत सूचकांक क्या मापता है भाई, महंगाई को मापता है ना, कि कोई वस्तु कितनी ज़्यादा महंगी हुई है या सस्ती हुई है। किसके आधार पर, आधार वर्ष की तुलना में देखा जाता है कि वर्तमान वर्ष की कीमतों में है ना औसत परिवर्तन कितना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर औसत की बात कर रहा है ना, मतलब रेशियो भाग दे करके निकालेंगे पक्का है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एवरेज चेंज इन द है ना प्राइस इन यहाँ पर करेंट ईयर इन कंपेरिजन टू द बेस ईयर, मतलब आधार वर्ष की तुलना में हमें वर्तमान वर्ष की कीमतों का एक औसत परिवर्तन निकालना होता है। और सिंपली जब हम निकालते हैं ना यहाँ पर प्राइस इंडेक्स, तो हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिख देते हैं। मान लो कि यहाँ पर P1/P0, जहाँ पर P0 क्या है, आधार वर्ष का मूल्य है, और P1 क्या है, तो चालू वर्ष का मूल्य है। ठीक है, इनटू क्या कर देते हैं 100। ठीक है, तो ये हम लोग साधारणतः निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग रिलेटिव प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, है ना, कि आधार वर्ष की तुलना में है ना
आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की कीमतों में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है। तो यहाँ पर देखो आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों का औसत परिवर्तन की हम लोग इस प्रकार से बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे और भी डिटेल में कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी आपको इंडेक्स से संबंधित, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 20 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 20 देखो इंडेक्स से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है, यानी कि इन द प्राइस इंडेक्स ऑफ पासेस, है ना। यहाँ पर कह रहा है विच वैल्यू इज टेकन एज वेट, यानी कि भार के रूप में या फिर जो है वो वेट के रूप में किसको लेते हैं, पासे। देखो पासे का ना याद रखना बहुत आसान है। इंडेक्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, यहाँ पर P01 इंडेक्स नंबर लिखने का तरीका है, और यहाँ एग्रीगेट देते हैं, दैट मीन्स कि सम, जिसको सिग्मा बोलते हैं, P1 बाय क्या हो जाएगा सिग्मा यहाँ पर P0। ये तो होगा ही एग्रीगेटिव मेथड में, चूँकि ये लोग दिए हुए हैं अपना फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्या है, पासे क्या करते हैं वेट के रूप में यहाँ पर ले लेते हैं चालू वर्ष की मात्रा को, तो लिख देते हैं ऊपर में भी Q1 और नीचे में भी Q1, और इनटू में 100 तो रहता ही है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट करते हैं पासे विधि से। ठीक है, तो क्या अंतर है कि केवल इसमें Q1 की बात किया हुआ है। अच्छा बाकी और भी सूत्र हैं तो आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेते हैं, रुकिए देख लो। यहाँ पे सबसे पहले पासे का सूत्र देख लीजिए एक बार फिर से, क्या कह रहे हैं। पासे का जो है सूत्र हमने क्या बताया आपको, सिग्मा आप यहाँ पर लिखते हो P1 बाय सिग्मा P0। ठीक है, ये तो होता ही है। लेकिन पासे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम अलग कलर से दिखा देते हैं। यहाँ पर Q1 और Q1 ले लेते हैं। ठीक है, और इनटू में 100 तो रहता ही है, तो हम इनटू में 100 रख देंगे, यानी कि जो डिफरेंट दिख रहा है ना यहाँ पे डिफरेंट कलर का, इसीलिए मैंने कर दिया है ताकि आपको याद रहे। ये पासे का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि लेस्पेयर का, ठीक है, तो लेस्पेयर का कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। दूसरा किसका, लेस्पेयर का। तो यहाँ पर भी लिखेंगे P01 और इसमें भी एग्रीगेटिव साइन देंगे, यहाँ पर P1 और नीचे में हो जाएगा क्या सिग्मा P0। लेकिन ये अलग यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मात्रा के रूप में ना Q0 और Q0 को ले लिए हुए हैं इनटू 100 को हम ब्लैक से ही रखते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट है केवल वही हम यहाँ पर डिफ़र करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। देखो दो सूत्र हमने लिख दिया, एक हो गया आपका क्या पासे के लिए, एक हो गया आपका लेस्पेयर के लिए, दो हो गया। अब एक और है जिसको आप ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, इसको हम बता देते हैं, इसका नाम है फीसर का आइडियल इंडेक्स, है ना। फीसर का क्या कहते हैं, आइडियल इंडेक्स। और लिखने का तरीका यहाँ पर होता है, यहाँ पर रूट डाल देते हैं और लिख देते हैं लेस्पेयर का इंडेक्स और प्लस में क्या पासे का इंडेक्स। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को अगर आप खोल करके लिखना चाहते हो तो खोल करके भी लिख सकते हो। जैसे कि लेस्पेयर का क्या था, तो लेस्पेयर क्या था P1, यहाँ पर बाय में क्या हो जाता है P0। और जैसे कि मैंने कहा था थोड़ा सा डिफर इसको दिखा देना ताकि मज़ेदार तरीके से यहाँ पर आप बता सकें। तो Q0 लिया था, ये लेस्पेयर का हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पासे के लिए। तो पासे के लिए यहाँ पर इनटू में हम डाल देते हैं सिग्मा, यहाँ पर क्या हो जाएगा P1 और नीचे में हो जाएगा सिग्मा P0। लेकिन ये डिफरेंट थोड़ा क्या कर देते हैं कि यहाँ पर ये पासे जो है ना पास कर देते हैं एक एक नंबर दे करके, Q1 यानी कि एक एक नंबर देकर पास कर दिए। लेकिन लेस्पेयर ने क्या कर दिया, फेल कर दिया था, 0 लिया था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो बढ़ा हुआ भाग है इसको हम हटा देते हैं पहले, और फिर से आपको यहाँ पर चूँकि 100 दोनों में रहता है तो दो बार गुना करने की जरूरत नहीं है 100 से, केवल आप एक ही बार 100 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ लिया है बहुत अच्छे तरीके से, यही है दरअसल फीसर का आइडियल इंडेक्स नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन संख्या 21 ना। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 21 लेंगे। अच्छा मैंने तो जवाब बताया ही नहीं ना। देखो पासे ने क्या किया है, पासे ने देखो यहाँ पर Q1 लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो Q1 चूँकि भार के रूप में पूछ रहा था ना, वेट के रूप में पूछ रहा था, भार के रूप में पूछ रहा था, तो भार के रूप में यानी कि क्वांटिटी को ले लेता है कौन सा, पहले का Q1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या अगर हम देखें अब 21, तो क्या कह रहा है कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। वैसे तो हम आपको याद दिला दें 19वीं शताब्दी से पूर्व तरफ में बात करते हैं हम लोग, यानी कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ यहाँ पर क्यों बोला गया है,
चूँकि 1907 के आसपास में जो है बात चली, है ना, लौह उद्योग की बात यहाँ पर 1907 में। लेकिन फिर 1912 में जो है टाटा जमशेदपुर में आप कह सकते हैं, जिसमें बिहार हुआ करता था, झारखंड में नहीं। लेकिन अब जो जमशेदपुर है वो झारखंड के अंदर है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ बता सकते हैं कि 1912 में जो है वो यानी कि फर्स्ट हाफ सेंचुरी 19th सेंचुरी, है ना, 19th यानी कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो है वो यहाँ पर शुरुआत किया गया था भारत के अंदर लौह और इस्पात उद्योग के कार्य। ठीक है, 1912 में शुरू हुआ था और 1907 में इसकी जो वो स्थापना की बात चली थी। ठीक है, ध्यान रखना, जमशेदपुर में ये काम जो है वो शुरू हुआ सबसे पहले भारत के अंदर। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन संख्या जो है वो 22वें नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नॉन एज फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस इन इंडिया। भारत के अंदर में जो है ना वो पहली स्टेज जो है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस का कब माना जाता है, 1921 के पहले का। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। वर्ष जो है ना, वर्ष 1921 को जो है ना महाविभाजन वर्ष कहा जाता है, महाविभाजन वर्ष। क्योंकि 1921 से पहले अगर आप देखें तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो बहुत कम थी। लेकिन 1921 के बाद जो है ना जनसंख्या वृद्धि दर, रफ्तार की बात कर रहे हैं, जनसंख्या जो बढ़ने की रफ्तार है वो बहुत तेज़ी से होने लगा। तो 1921 को जो है ना महाविभाजन वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस समय में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी देखी गई थी, है ना, पहली बार केवल जनसंख्या वृद्धि दर में भारत के अंदर कमी देखी गई थी। बल्कि और इससे पहले की अगर बात करेंगे तो उस समय जनसंख्या वृद्धि यानी कि 1921 से पहले की जो जनसंख्या वृद्धि थी उसमें रफ्तार बहुत कम था। और उसके आसपास में फिर देखें तो जन्म दर, मृत्यु दर बहुत अधिक थी। लेकिन 1921 को जो है महाविभाजन वर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ष में अब जनसंख्या वृद्धि नहीं बल्कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी देखा गया था, वृद्धि दर में कमी था, इस बात को ध्यान रखना 1921 में। तो महाविभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो अगला भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 23 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कह रहा है अंग्रेजी में क्या कि द वर्ड 5-year प्लान इन इंडियन नेशनल प्लानिंग इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। किस देश से लिया गया था पंचवर्षीय योजना का जो संकल्पना है या कंसेप्ट है, तो वो हुआ था सोवियत संघ से, यानी कि पूर्व सोवियत रूस कह सकते हैं, USSR से लिया गया था। तो ये 5-year प्लान का कंसेप्ट ध्यान रखना पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था, जिसको हम रूस समझ रहे हैं आज। तो यहाँ पर 5-year प्लान के बारे में कुछ चीज़ें आप जान लीजिए, जैसे कि योजना आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन की बात कर लें तो योजना आयोग भारत के अंदर में कब जो है वो गठन किया गया। योजना आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1950 में। ठीक है, 15 मार्च आप डेट दे दो, 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च 1950। ठीक है, ध्यान रखना योजना आयोग का गठन हुआ था कब, 15 मार्च 1950 को। लेकिन फिर फर्स्ट जो 5-year प्लान है, फर्स्ट 5-year, ठीक है, फर्स्ट 5-year प्लान की बात अगर कर लें तो पहली पंचवर्षीय योजना की हम लोग जब बात करते हैं तो ये हुआ था 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल 1951। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से आप जानते हैं 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च यहाँ पर लिख देते हैं 1956। तो 1 अप्रैल से यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। क्यों? चूँकि अप्रैल से 56 तक की हम लोग बात क्यों करते हैं, चूँकि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के बीच की जो अवधि होती है उसको हम लोग वित्तीय वर्ष समझते हैं। तो ध्यान रखना, एक जो वित्तीय वर्ष होगा वो इसी प्रकार से होता है भारत के लिए 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक। लेकिन ये चूँकि 5 साल का गैप है तो यहाँ पर ध्यान रखना ये पहली पंचवर्षीय योजना का समय अवधि हमने बताया है, तो जो कि हेरोडमर मॉडल पर आधारित था। कुछ चीज़ें हम नोट करवा करके दे देते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, लो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से, चूँकि यहाँ पर कुछ बातें जो है वो लिखी गई हैं और उन चीज़ों को लिख पाना बहुत संभव नहीं है चूँकि टाइम लिमिटेड रहते हैं और लंबी वीडियो तैयार ना हो, इस वजह से हमने कह दिया आप इसको स्क्रीनशॉट कर ही लो। ठीक है, चलिए अब देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रशुल्क लगाया जाता है, यानी कि टैरिफ इज इम्पोज्ड,
है ना, प्रशुल्क जो है वो लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? तो आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है, यानी कि जिस कमोडिटी को हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से मंगवाते हैं, सरकार उस पर जो है ना टैरिफ लगा देती है, जिसको हम प्रशुल्क कहते हैं। क्यों ऐसा करती है सरकार जो है वो, क्यों मनमाना कर रही है ऐसा? ये कोई मनमाना नहीं है, बल्कि सरकार राजस्व प्राप्त करने के लिए ऐसा कर सकती है। और सबसे जो मुख्य उद्देश्य है गवर्नमेंट का, है ना, उद्देश्य की अगर बात कर लेंगे तो उद्देश्य क्या होता है ये बता दीजिए। प्रशुल्क लगाने के पीछे सरकार का क्या मकसद या क्या उद्देश्य होता है? तो सबसे पहला मेन मोटिव होता है जो डोमेस्टिक कह सकते हैं कि फर्में होती है, यानी कि घरेलू, है ना, जो उद्योग धंधे होते हैं, घरेलू यहाँ पर फर्में होती है या उद्योग होते हैं, उनको संरक्षण देना। तो घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना यानी कि प्रोटेक्शन देना। क्योंकि देखो हम लोग अगर विदेशी सामान खरीदेंगे यानी कि आयात कराएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे कमोडिटी, तो अपने देश की कंपनियां तो बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि उनका सामान तो बिक नहीं रहा है और देश के अंदर में फिर बेरोजगारी फैलेगी, है ना, लोगों की आमदनी घटेगी। तो देश की स्थिति कहाँ ठीक होने वाली है? आयात करने पर, है ना। दूसरे देशों से सामान आयात नहीं करना चाहिए, इसी वजह से ज़रूरत के हिसाब से करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक्सेस होने लगता है तो सरकार यहाँ पर टैरिफ का रेट भी बढ़ा देती है। तो ध्यान रखिएगा, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए जो है वो सरकार इस प्रकार के जो है ना प्रशुल्क लगा देती है इम्पोर्टेड कमोडिटी पर, यानी कि आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाए गए कर को हम प्रशुल्क कहते हैं। और प्रशुल्क का जो है कितना प्रकार होता है? तो 3 तरह के जो है प्रशुल्क लगाए जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रख लीजिए। पहला जो होता है इसको कहते हैं मूल्यानुसार, ठीक है, मूल्यानुसार प्रशुल्क, ठीक है, मूल्यानुसार प्रशुल्क बोलते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रशुल्क। क्या कहते हैं? विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट प्रशुल्क कहते हैं, विशिष्ट प्रशुल्क लिखा तो गया। और तीसरा देखिए, तीसरा जो है होता है उसको कहते हैं कंपाउंड टैरिफ, मतलब कि इसका नाम क्या होगा? यौगिक, ठीक है, यौगिक प्रशुल्क होगा, यौगिक प्रशुल्क। तो ये 3 तरह के जो है टैरिफ लगते हैं, ध्यान रखिएगा। एक लगता है मूल्य के अनुसार, ठीक है, एक लगता है विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक टैरिफ जिसको बोलते हैं, एक यहाँ पर एड वैलोरम टैरिफ कहलाता है, एक स्पेसिफिक टैरिफ कहलाता है, एक कंपाउंड टैरिफ कहलाता है। तो ये 3 तरह के जो है टैरिफ लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 25 के ऊपर में। और 25वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प। अच्छा, कूट दिया हुआ इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट शुड बी द रीजन टू प्रमोट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। क्या कारण है ये बताइए। छोटे जो उद्योग होते हैं गवर्नमेंट उसको लगातार प्रमोट करती है, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहली वजह है कि इसमें कम पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि यहाँ पर कम पूंजी में भी काम चल जाएगा आपका। तो रिक्वायरमेंट ऑफ लेस कैपिटल कह सकते हैं, कम पूंजी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इस तरह के उद्योग धंधे चलाने के लिए। क्योंकि ये क्या है? लघु उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, जिसको गांधी जी भी समर्थन देते थे, ठीक है। यहाँ पर देखो अगला क्या है, कह रहे हैं कि अधिक रोजगार का जो है ना सृजन कर पाने में सक्षम होता है, ठीक है, अधिक जो है वो रोजगार सृजन कर पाने में सक्षम होता है, यानी कि कैपेबल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और भारत के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात है, ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर में जो है ना रोजगार इतना कम है, विकसित हुआ देश के भीतर, कि ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ पर ना सड़कों पर घूमते हुए मिल जाएंगे आपको, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और दूसरी बात कि यहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जनरेशन है, वो ज़्यादा रहता है। तो इसलिए दोनों फायदे हो रहे हैं। और भी तीसरा कुछ ऑप्शन है क्या? देख ले, तीसरा भी ऑप्शन दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है कि बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम। नहीं भाई बड़े उद्योग तो हाथी हैं, वो लोग के साथ कहाँ कंपटीशन कर पाएगा, लार्ज स्केल के साथ कंपटीशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर बहुत गड़बड़ वाली बात है, हाथी और चींटी वाली जो कहानी है वो हो जाएगी फिर। तो इसलिए तीसरी बात नहीं होगी, बल्कि पहला और दूसरा केवल दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन संख्या यहीं पर है 26। 26वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग WTO कहते हैं ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। तो वर्ष 1995 केवल यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, 1995 में ही जो वो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना किया गया था।
किस मकसद के साथ किया गया था, आप इसका लोगो देख लीजिए, किस मकसद के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। तो आप कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर जो है ना व्यापार के समझौते करने के लिए, यानी कि जो प्रशुल्क वगैरह लगाए जाते हैं इसको एक सही और अनुपातिक रूप में लगाया जाए, यानी कि बेहिसाबी ना लगाया जाए, जिससे कि उद्योगों को आसान बनाना था। सीधे तौर पर कह लीजिए WTO का स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो एक केंद्रीय निकाय के रूप में चूंकि ये काम करता है तो व्यापार को सुविधाजनक बनाना इसका जो है मेन मकसद था। सीधे तौर पर हम यही कहेंगे। ठीक है, कब हुआ था तो डेट अगर आप पूरा ध्यान रखना चाहें तो आप लिख लो 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को जो WTO का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन संख्या 3 और तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग हैं, यानी कि द 3 सब क्लासेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 आर। देखो 1991 में ना 3 बड़ी नीति जो है बना था देश के भीतर, चूंकि इंडिया क्राइसिस से गुजर रहा था। और ऐसी स्थिति में जो है वो आप एक चीज़ ध्यान रख लेना, जिसका नाम शॉर्ट में यहाँ पर दिया गया है LPG, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है ये। L का मतलब है लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पर देखो हिंदी में लिखा हुआ है उदारीकरण, ठीक है, फिर है निजीकरण और फिर है वैश्वीकरण। तो ये 3 जो है कंसेप्ट यहाँ पर विकसित हुए थे 1991 में। तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, चूंकि पूछ रहा था कि नई आर्थिक नीति के 3 उपवर्ग हैं। ठीक है, तो 3 उपवर्ग तो तीनों तो लिखा गया है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। और LPG का मतलब आप जो है वो एक चीज़ ध्यान रख लेना, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है यानी कि उदारीकरण, और उदारीकरण का अर्थ है कि सरकार ने जो है ना कॉरपोरेशन टैक्स वगैरह में जो है लोगों को छूट दिया, जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं। तो इसलिए सरकार का मेन मकसद उस समय हो गया था देश के भीतर में उत्पादन स्तर को बढ़ाना, इसलिए यहाँ पर लिबरलाइजेशन को लाना पड़ा। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। देखो सरकार के हाथ में जो कुछ उद्योग धंधे रहते हैं, जो सरकार मैनेज करती है, सरकार कंट्रोल करती है, तो वो भी अगर सही ढंग से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट के हाथ से, तो गवर्नमेंट उसको जो है प्राइवेटाइज कर सकती है। ठीक है, और तीसरी बड़ी बात है यहाँ पर वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ आर्थिक रूप से लेन देन करने के लिए खोल देना, तो इसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट कब आया था, ये पूछा जाता है 1991 में आया था। और विकसित करने का जो श्रेय जाता है ना वो जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, ध्यान रखना, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, मनमोहन सिंह। ठीक है, इन्होंने ही जो है 1991 में इस तरह की नीति देश को दिया जिसमें इंडिया क्राइसिस से गुजर रही थी। भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी चुके हैं एक प्रोफेसर के तौर पर। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रख लीजिएगा। मनमोहन सिंह जो है वो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और ये देश के एक बड़े आर्थिक सलाहकार के रूप में भी हैं, समझो तो, है ना, चूँकि अर्थशास्त्र का अच्छा खासा ज्ञान है इन्हें। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पर हम जाते हैं। क्वेश्चन संख्या आ गया है आपका 28। कह रहा है कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर एट प्रेजेंट आर इंडस्ट्रीज ऑफ पब्लिक सेक्टर इन प्रेजेंट आर। रिपीट कर दिया गया है यहाँ पर। देखो कह रहा है कि यानी कि भारत में कितने सारे उद्योग हैं वर्तमान समय में जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। तो ऐसे संख्या अभी जो है 3 हो गया है। पहले इसकी संख्या जो है 17 हुआ करती थी। ठीक है, मतलब 17 ऐसे उद्योग धंधे हुआ करते थे जो कि सरकार मैनेज करती थी, उसको कंट्रोल करती थी। लेकिन अब मात्र केवल 3 ऐसे उद्योग हैं जिस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का पूर्ण रूप से है। तो ये 3 कौन कौन से हैं इसको आप नोट कर सकते हैं। 3 में से पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, क्या कहते हैं, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन। ठीक है, एनर्जी जेनरेशन। देखो भाई पूरे देश की जहाँ पर बात आएगी सरकार तो अपने नियंत्रण में उसको रखेगी ही। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिफेंस। ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स, यानी कि जो हथियार वगैरह हैं, है ना, देश की सुरक्षा की बात आ जाती है तो सरकार उसको तो अपने हित में रखेगी ही। तो यहाँ पर इक्विपमेंट हमने लिख दिया। और तीसरा जो है उसको हम लोग कहेंगे रेलवे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या कहेंगे, रेलवे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट।
तो यही 3 ऐसे उद्योग हैं जो कि गवर्नमेंट के अभी नियंत्रण में हैं पूर्ण रूप से। तो इसलिए कह रहे हैं वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है, 3 है। और ये 3 कौन कौन से हैं, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, डिफेंस इक्विपमेंट और तीसरा है रेलवे ट्रांसपोर्ट, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन संख्या देखो 29 में क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया, यानी कि इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड राइट टू एजुकेशन एक्ट। देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि RTE को कब लाया गया था, तो अगस्त के 2009 में। और अगस्त मतलब 4 अगस्त के आसपास में, ठीक है, ध्यान रखना 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त 2009 को ही जो है वो RTE एक्ट को जो है वो लागू किया गया था भारत के भीतर में। और इसमें एक ज़बरदस्त बात आपको हम बताते हैं, सरकार ने इसमें क्या फैसला लिया था। सरकार का कहना था कि जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें जो है ना स्कूली शिक्षा जो है वो बिल्कुल निःशुल्क मिले और इसको अनिवार्य भी कर दिया जाए। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, वर्ष का जो एज जो ग्रुप है जो वो 6 से 14 साल तक के लिए। और इसमें क्या कहा था सरकार ने, कहा था एक तो फ्री बात कहा था, निःशुल्क, है ना। अब तो किताबें भी मिलती हैं सरकारी स्कूलों में, कह रहे हैं फ्री एंड कंपलसरी, आप कह सकते हैं, पूरा नहीं लिख पाएंगे, इतना ही कर देते हैं। देखो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन आप कह लीजिए फॉर 6 to 14 ईयर्स चाइल्ड, 14 ईयर्स, समझ आ गया होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी सरकार ने, जिसके तहत कानून देश के अंदर में बना, अधिनियम बना। भारत सरकार ने अधिनियम तैयार किया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो 4 अगस्त यानी कि 2009 में तैयार किया था, लागू किया था। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 30 कह रहा है कि विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि विच कंट्री इज सेड टू बी बेस्ट यूजर ऑफ वर्ल्ड नॉलेज इकॉनमी। वर्ल्ड नॉलेज इकॉनमी जो है आयरलैंड को बोला जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना इस बात को। चलिए क्वेश्चन संख्या अब हम लोग देख लेते हैं 31वें नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन और कारण पर विचार कीजिए, कौन सा चीज सही है गलत है बताइए। यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन रिगार्डिंग द ह्यूमन कैपिटल। देखो मानव पूंजी जो है ना बनने के लिए आपको शिक्षा, स्वास्थ्य और अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था को बहुत मजबूत रखनी होगी। क्योंकि हेल्थ बढ़िया रहेगा तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी रहेगी, शिक्षा रहेगा अच्छा तो ज्ञान है हर एक विषय वस्तु के प्रति, और आप अगर प्रशिक्षण ले लिए तब फिर वही बात हो गई, सोने पर सुहागा जिसको कहते हैं, मतलब चांद लग गया आपके, है ना जीवन में। तो यहाँ पर देखो एक मानव जो है ना, मानव पूंजी बनता कब है, जब उसके पास 3 इसेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर हम नोट कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तीनों में से तीनों यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। पहला है एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा। दूसरा क्या होता है, हेल्थ स्टेटस को आपको बेहतर रखना है तो आप अच्छा एक मानव पूंजी बनेंगे, है ना, अच्छा एक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, है ना, ऐसा कुछ बनेंगे, ट्रक ड्राइवर, है ना। यहाँ पर देखो हेल्थ हो गया। और तीसरा अगर हम बात कर लें तो ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण। ये 3 चीज़ें तो आपके पास होना चाहिए। अगर ये तीनों आपके पास है तो आप एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा टीचर, अच्छा वकील आप बन गए हैं, या फिर अच्छा एक ट्रक ड्राइवर बन चुके हैं, क्योंकि उसकी भी देश के भीतर ज़रूरत है। एक अच्छा जो है वो हो सकता है कि मिस्त्री बन गए, है ना, ढलाई वगैरह करने के लिए। तो इस तरीके से आप जो है मानव पूंजी बन जाते हैं। तो इसमें जो है ना कारण यहाँ पर दिया हुआ है, कथन और कारण। देखो असर्शन क्या कह रहा है कि मानव पूंजी अदृश्य होती है, बिल्कुल बात सही। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इनविजिबल होता है, हम कितना योग्य हैं ये दिखेगा नहीं, हमारे कर्मों से पहचान हो जाता है उसका, तो ये इनविजिबल होता है। और दूसरी बात कारण क्या है इसका, क्योंकि ये जो है ना बात, ये धारक के मन मस्तिष्क में रची बसी होती है। बिल्कुल बात सही है कि हमारे जो है ना माइंड में बैरियर होते हैं, मतलब कि हम जो है वो कितने योग्य हैं, कितना काबिल हैं, ये दिखने वाली बात थोड़ी ना है। तो इसका मतलब इनविजिबल होती है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में रचा बसा होता है। दोनों ही सही है।
तो यहाँ पर कह रहा है आगे कि उक्त कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट रिगार्डिंग द एबव असर्शन एंड रीजन। तो दोनों के दोनों सही हैं, केवल ये सही है नहीं, केवल आर सही है नहीं, ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है। और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सटीक जवाब, ठीक है, सी हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं, ऑप्शन डी नहीं होगा, सी होगा, सी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या आ चुके हैं हम 32 पर, यानी कि 32वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड जो है ना किससे रिलेटेड है, दूध के उत्पादन से है, यानी कि द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और आप इसके बारे में जान लीजिए 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि ऑपरेशन फ्लड है, इसी को हम लोग बोलते हैं श्वेत क्रांति। क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं, ठीक है, श्वेत क्रांति, यानी कि देश के अंदर में दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना था, देश के अंदर में उत्पादन दूध के उत्पादन में क्या होना था, आत्मनिर्भर होना था कह सकते हैं। और इसी के लिए जो है भारत के अंदर में श्वेत क्रांति को जो है ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो मंच दिया गया समझो तो। और उन्हें जनक के बारे में पूछा जाएगा, जनक, तो सबसे पहले जनक नोट कर देते हैं। श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो होते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, वर्गीज कुरियन नाम है उनका, लिख पाएंगे कि नहीं, वर्गीज कुरियन, बड़ा लिखने में दिक्कत होता है, वर्गीज कुरियन हमने लिख दिया, ठीक है। यही जो है वो श्वेत क्रांति के जनक हैं, और ये बहुत पढ़े लिखे इंसान थे भाई, हम लोग डॉक्टर वर्गीज कुरियन बोलते हैं इनको, और भारत के श्वेत क्रांति के जनक हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, ध्यान रखना इस बात को। इन्हीं को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, द मिल्क मैन, ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इनका एक बहुत ज़बरदस्त बात है, हालांकि इनकी मृत्यु जो है वो अगर आप जानना चाहें तो 9 सितंबर के आसपास, 9 सितंबर को ही शायद हमने देखा हुआ था इसको सर्च करके, 9 सितंबर 2012 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 9 सितंबर 2012 में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आप लोग जो अमूल जानते हैं ना, अमूल कंपनी, वो यहीं से जो वो फेमस भी हुआ है। इसमें एक टैगलाइन लगा रहता है, द टेस्ट ऑफ इंडिया, देखना, टेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से जो वो आप समझ गए होंगे कि श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, इन्हीं को कहा जाता है द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। और ये श्वेत क्रांति की शुरुआत जो वो कब हुई थी, तो 1970 के दशक में, 1970 में हुई थी। इसी का जो है ना श्वेत क्रांति का ही दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन यहीं पर है तो पढ़ लेते हैं यहीं से। देखो 33 में क्या कह रहा है कि पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से है, मतलब इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जो है वो रिलेटेड होता है किससे, है ना, जैविक कृषि से। सीधी बात, कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से, यानी कि यूज ऑफ बायो कंपोस्ट इन फार्मिंग। देखो हम लोग जब हरी खाद, गोबर या फिर कंपोस्ट वगैरह इस्तेमाल करके खेती करते हैं तो ये हमें ना सिर्फ उपजाऊ शक्ति को, भूमि वाली जो उपजाऊ शक्ति उसको लंबे समय तक बरकरार रखता है, बल्कि हमारी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाता है, और साथ साथ में हमें क्वालिटी प्रोडक्ट होती है, हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट होता है वो बेहतर गुण वाला होता है, बेहतर किस्म का होता है। तो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी तो हमें अडॉप्ट करने की अब ज़रूरत भी है, क्योंकि इससे पहले भारत में जो है ना हरित क्रांति को अपना करके हम लोग केमिकल वगैरह बहुत सारा जो है यूज कर चुके हैं, जो कि 1960 के दशक में जो है वो समझ सकते हैं। 1960 के दशक में जो है हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ठीक है, 1960 में, और 1970 में मिल्क का जो है यहाँ पर बात हुआ था अभी जस्ट, श्वेत क्रांति का। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पर जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कब हुआ था, 2016 में, ठीक है, 2016 में नोटबंदी भी तो 2016 में हुआ था। तो 2016 में आप जान लीजिए सिक्किम, है ना, सिक्किम जो है वो देश का ऐसा पहला राज्य घोषित किया गया, सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम जो है वो देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि पूर्ण रूप से, है ना, जैविक कृषि करता है। क्या करता है आप लिख लेना, सेंटेंस बना करके हम समझाने के लिए इस प्रकार से लिख दिए, जैविक कृषि जो है ना पहला स्थान आ गया भाई,
सिक्किम का पूर्ण रूप से जैविक कृषि करता है ये देश, सॉरी राज्य देश कह रहे हैं। यहाँ पर देखो अब आ गया है आपका 34वें नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में अधिकांश मजदूरों के रोजगार का स्रोत कौन सा है, नीचे में से बताइए। यानी कि व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर लेबरर इन इंडिया, तो प्राथमिक क्षेत्र होगा। सबसे ज़्यादा हमारे देश के जो लोग हैं ना वो प्राइमरी सेक्टर में जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में बहुत कम योगदान है। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि हमारे देश के ज़्यादातर जो कार्यशील जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र में ही लगी हुई है। हालांकि राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का बहुत कम योगदान है। अगर योगदान के मामले में बात करें राष्ट्रीय आय में, तो सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, जिसे हम टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो सेवा क्षेत्र का योगदान ना जीडीपी में ज़्यादा है, लेकिन भले ही यहाँ पर लोग कम काम पर लगे हुए हैं, 17% के आसपास लोग काम पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम जीडीपी का बात करें तो जीडीपी में लगभग जो है ना ये तृतीयक क्षेत्र 53% के आसपास कंट्रीब्यूशन देता है। सोचिए कितना बड़ा योगदान है, लेकिन लगे हुए कितने लोग हैं, मात्र 17% के आसपास लगे हुए हैं टर्सरी सेक्टर में। और यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में 48% लोग लगे हुए हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन जानते हैं 17.5% है मतलब कि जस्ट उल्टा। यहाँ पर अब देख लो अगला क्वेश्चन क्या है, निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं। अच्छा ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है ना जाने जाते हैं दिहाड़ी मजदूर के नाम से। ध्यान रखना, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर इनको कहते हैं, यानी कि डेली वेज वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। और इन्हीं का नाम है ब्लू यहाँ पर कॉलर जॉब। क्या कहते हैं इनको, ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब मतलब कि यहाँ पर देखो, और जो टर्सरी सेक्टर में या तृतीय क्षेत्र में जो लोग काम पर लगे होते हैं इनको कहते हैं वाइट कॉलर जॉब। ठीक है, और जो यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी जो करने वाले मजदूर हैं उनको कहते हैं ब्लू कलर जॉब, जिसके अंदर आप कह लीजिए कि मशीन ऑपरेटर आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, मशीन ऑपरेटर आते हैं इसके अंदर, मशीन ऑपरेटर। ठीक है, फिर इसके अंदर और भी आते हैं जिनका नाम हम दे सकते हैं असेंबलर। ठीक है, असेंबलर आते हैं, ट्रक ड्राइवर भी आते हैं, बिल्कुल ट्रक ड्राइवर भी आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इन सबको जो है ना ब्लू कलर जॉब के रूप में हम लोग जानते हैं, जो कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर होते हैं, वो निर्माण क्षेत्र में होंगे। चलो अब ये आगे हम आ चुके हैं, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 36 और 36वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधन है ना, नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है उसका एक उदाहरण कौन सा है, तो वनों में पेड़ यानी कि ट्री इन फॉरेस्ट, समुद्र में मछलियाँ यानी कि फिशेस इन सी। बिल्कुल ऑप्शन दोनों सही है, क्योंकि जैवाश्म ईंधन जो है यहाँ पर हम लोग नहीं शामिल करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में दो हैं, वनों में पेड़ और समुद्र में मछलियाँ, दोनों सही, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर है, देख लेते हैं 37 यानी कि 37वें क्वेश्चन में क्या रहा है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था भाई, ऑब्जेक्टिव क्या था चिपको मूवमेंट का, ये बताओ। तो ऑब्जेक्टिव था हिमालय पर्वत के क्षेत्र में जितने भी है ना वन थे, जंगल थे, उनको संरक्षण देना, प्रोटेक्शन देना। महिलाएं देखो इस प्रकार से, पिक्चर में आपको दिखा दे रहे हैं, इस प्रकार से महिलाएं जो है ना पेड़ से चिपक जाती थी, क्योंकि पेड़ों की कटाई से जो है आपको पता है कि कई सारे प्रॉब्लम जो है क्रिएट होने लगते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे जीव और बड़े बड़े जो हैं जीवों के लिए भी एक जो है वो रहने के लिए घर उजड़ जाता है। तो इसलिए वनों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, और आज के टाइम में तो और भी इसका महत्व बढ़ जा रहा है धीरे धीरे करके। तो इसलिए जो चिपको मूवमेंट था या फिर चिपको आंदोलन था, उसका उद्देश्य एक ही था कि हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना, ठीक है, प्रोटेक्शन देना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या अब आ जाएगा 38 यानी कि 38, और 38वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 38वें क्वेश्चन में कह रहा है कि जैविक उष्णता का है ना, जैविक उष्णता का मुख्य कारण है, यानी कि द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज। ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कठिनाई है वो तो ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन डी में दिख रहा है हमें।
ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान रखना होगा, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस कई बार हो सकता है पूछ लिया जाता है कि ग्रीन हाउस गैस किसको किसको बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं भाई, हम लोग बोलते हैं CO2 को, जिसका नाम है कार्बन, यहाँ पर कह सकते हैं डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर CH3 जिसको मीथेन बोलते हैं, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस के अंदर आएगा। और एक तो बहुत फेमस नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर नाम देते हैं CFC, है ना 12, CFC12 बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम इसका दिया गया है, मॉडर्न नाम है इस तरीके से लिखने का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। वैसे तो इसका जो केमिकल नाम होता है वो ऐसे लिखा जाता है CCl2F2, शायद नोट किया है, हाँ ऐसे ही नोट किया जाएगा यहाँ पर CCl2F2, हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये सब सारे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो हैं ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। चलिए आगे जाते हैं, क्वेश्चन संख्या आ चुके हैं हम 39 में, ठीक है। 39 क्या कह रहा है कि चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से है, यानी कि द कम्यून स्टार्टेड इन द रूरल एरियाज ऑफ चाइनाज इज रिलेटेड टू। देखो चाइना में जो कम्यून को जो है बात करते हैं, तो कम्यून का मतलब समुदाय होता है, तो सामूहिक खेती होगा ये, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग जो है वो काम शुरू करने की बात थी, तो ये चाइना का जो है कंसेप्ट था जिसमें सामूहिक रूप से खेती करने का जो है परंपरा शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानव विकास संकेतों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश पहले स्थान पर है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ SDI विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टैंड्स ऑन द फर्स्ट प्लेस। बताइए निम्न में से कई सारे देश यहाँ पर दिए हुए 4, ठीक है, भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, इनमें से कौन सा देश है जो पहले स्थान पर आता है SDI के रैंकिंग के बेस पर, तो चाइना आता है, ठीक है, चीन, ठीक है, पहले स्थान पर आता है। अब SDI से संबंधित कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इसको नोट कर लो एक बार, हम जो है वो आपको स्क्रीनशॉट करने के लिए कह रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट इसको कर लो, जरूर से जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली बात क्या है कि SDI जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। SDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना होगा कि महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ही जो है SDI को विकसित किया था। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि योगदान जो है वो अमर्त्य सेन का भी रहा है, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है SDI को विकसित करने में। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो SDI का सूचकांक है या फिर SDI का जो रैंकिंग है वो सब जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ही जो है वो 1990 में सबसे पहले जो है पेश किया गया था, ठीक है। तीसरी बात आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि SDI का जो मूल्य होता है वो 0 से 1 के बीच में दिया जाता है, और जिस देश का सूचकांक का मान जितना अधिक रहेगा ना, उस देश का जो है वो SDI में सबसे पहला स्थान होगा, उसके बाद अगर अंक आता है तो उसके नीचे होगा। तो इस तरीके से, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आएगा 1 के आसपास में, जैसे 0.98 इस प्रकार से कुछ, तो वो टॉप पोजीशन पर रहेगा। जिसका है मान लो 0.65 तो वो नीचे रहेगा, फिर किसी का 0.23 और नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ पर एक बात और भी आप स्क्रीनशॉट कर लो, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये तीसरी जो हम बात कह रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि 4 तरह के यहाँ पर कैटेगरी बनते हैं देश के लिए, ठीक है, इन अंकों के आधार पर, ठीक है। पहली चीज़ क्या बनता है तो ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि अति उच्च मानव विकास वाले जो देश होते हैं उनको रैंक किया जाता है कहाँ से कहाँ के बीच में, तो 0.800 से अधिक जितना भी रहेगा रैंकिंग दिया हुआ वो अति उच्च मानव विकास वाले देश में होंगे, यानी कि वहाँ पर सारी सुख सुविधाओं का विस्तार हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर जो है वो दूसरा क्या होगा, उच्च मानव विकास वाले देश जिनका रैंकिंग पॉइंट होगा 0.700 से 0.799 तक, ठीक है। अगला क्या है तीसरा,
मध्यम विकास वाले देश, यानी कि मध्यम विकास वाले देश को हम लोग रखते हैं तीसरे नंबर पर। ये जो है वो रैंक पॉइंट क्या होगा इसका 0.550 से लेकर के 0.699 तक होगा। और आखिरी में हम बता रहे हैं आपको निम्न मानव विकास वाले देश जिनको रैंक किया जाता है, पॉइंट दिया जाता है 0.550 से कम रहेगा। तो इस तरीके के जो है 4 देश हैं पूरी दुनिया के अंदर में SDI के बेस पर यहाँ पर हम लोग बात कर चुके हैं। सो मिलते हैं फिर से हम अगले वीडियो कंटेंट के साथ। आज रखते हैं इतना ही। जय हिंद।